Hello friends, this is Vaibhav Saini and I'm assistant manager in State Bank of India. You all know last year मैंने सारे examinations clear किए थे IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस, RRB PO मेंस एंड RRB क्लर्क मेंस. तो अभी मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ SBI में, बट ये मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है RRB PO मेंस का. तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है ताकि अच्छे से आरआरबी पीओ मेंस और आपका आरआरबी क्लर्क मेंस हो जाए. देखो, फर्स्टली मैं जो मानता हूँ देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पीओ मेंस एंड क्लर्क मेंस. दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. केवल आपके सोचने और समझने का फ़र्क है कि ये पीओ का मेंस है और ये क्लर्क का मेंस है. ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल क्लर्क मेंस का भी आज के डेट में पीओ मेंस के इक्विवेलेंट ही हो चुका है. सबसे पहले देखो, इसमें मेन गेम आपके सेक्शनल कट ऑफ का है, क्योंकि आपको पता है इसमें आपको एक टोटल टाइम फ्रेम मिलता है 2 घंटे का. उसमें आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता. बट कहाँ पे बच्चों की गाड़ी आके अटक जाती है, वो कुछ कुछ यहाँ पे कंप्यूटर को लेके है और कुछ कुछ यहाँ पे यू कैन से आपकी इंग्लिश या रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ. देखो, ये सेक्शनल कट ऑफ से इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप इसको मतलब क्रॉस ना कर पाओ. बट कुछ स्टूडेंट्स को डर कंप्यूटर का रहता है, क्योंकि इसमें आपके जो मार्क्स आते हैं ना उसको 1/2 भी कुछ करना होता है, तब जाके आपकी कट ऑफ आपकी देखी जाती है. तो ऐसा नहीं करना कि केवल आप रीजनिंग और क्वांट्स के पीछे पड़े हो, कंप्यूटर को बिल्कुल आंख बंद करके इग्नोर ही कर दो. ऐसा नहीं करना, कंप्यूटर भी पढ़ के जानी है. इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अगर आप नहीं पढ़ के गए तो नहीं होंगे. ठीक है, तो पहले देखो मेरी कट ऑफ ही देख लेते हैं. रीजनिंग में 40 में से 8.75 कट ऑफ गई थी फॉर ओबीसी कैटेगरी. मैं ओबीसी का बता रहा हूँ. ठीक है, और मेरा स्कोर था 16.75. कंप्यूटर में 40 में से 5.75 गई थी, मेरे थे 14.25. जीए सेक्शन में 2.25 कट ऑफ गई थी, मेरा था 14.75. इंग्लिश में 40 में से 3.50 कट ऑफ गई थी, मेरा थे 22.75. क्वांट्स में 40 में से 2.25 कट ऑफ गई थी, मेरे थे 14.75. अब अगर कोई पहली बार मेंस दे रहा है तो चलो पहले टोटल ही देख लेते हैं. टोटल 200 में से कट ऑफ गई थी 64.19 और मेरा स्कोर था 84, जो मेरा ऑब्टेन स्कोर था. तो अराउंड यू कैन सी 20 मार्क्स मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे. अब जो पहली बार पीओ मेंस दे रहा है, सपोज करो उसको लग रहा होगा यार 40 में से केवल 16 ही नंबर लेके आ रहा है, तो ये तो केवल 40 में से 14 नंबर लेके आ रहा है. बट आप ये देखो कि जब 2 आवर्स के टाइम में आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए सब कुछ पांचों सब्जेक्ट्स करने होते हैं ना, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 16, 17, 18 पे ही रुक के रह जाता है, क्योंकि आपको सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं. सारे सेक्शंस में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है और ओवरऑल यू कैन सी देर इज़ अ गेन ऑफ 20 मार्क्स इन माई फाइनल स्कोर. वो ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, तो ये बात रही थोड़ी सी कट ऑफ की. अब इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको बस सेक्शनल कट ऑफ का रखना है, क्योंकि टाइम तो आपके हाथ में है. वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से टाइम मैनेज करना है एग्जाम में. अभी देख लेते हैं इन बचे हुए दिनों में क्या करना है. देखो, सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकाल लो और अपनी दीवार पे चिपका दो. मैं तो ऐसे ही करता था. ये आपके माइंड में होना चाहिए कौन सा सेक्शन आपका कितने मार्क्स का आने वाला है. इनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है. ठीक है, स्टार्टिंग विद रीजनिंग. देखो सिंपल सा है, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. अब मेरा स्कोर कुछ कुछ 16-17 नंबर का रहा था कि 50 में से मेरे 16 या 17 नंबर आए थे. अब सेक्शन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. बट पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कौन सा सेक्शन आपको कितने मार्क्स का कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता. ठीक है, तो रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, क्वांट्स 40 क्वेश्चंस, जीए 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, इसमें आपको एक अटेम्प्ट करना है कोई, और कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस. ठीक है, आगे चलते हैं बचे हुए दिनों में क्या करना है. देखो, रीजनिंग पे सबसे पहले आ जाता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक रीजनिंग ही होता है. क्वांट से तो सबको डर लगता है. इसमें कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा कि प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस हैं, बट ये मान के चलो कि डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट तो वैसे डुएबल ही होता है यार, इतना मुश्किल नहीं होता. ये मान के चलो सब कोडेड फॉर्म में है, कुछ भी सिंपल नहीं है, सब कोडेड फॉर्म में है. ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो मिनिमम टाइम में आप कर सकते हो. ठीक है, बात रही इनइक्वालिटीज़, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़,
इतना देखो बस। ये वो है मटेरियल जिसको मैं मिसलेनियस कहता हूँ, और ये ही वो मटेरियल है जो आपका स्कोर बूस्ट करता है। ठीक है, पज़ल वज़ल बनाने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो मेंस में। इस सेक्शन से कोशिश करो कि मैक्सिमम स्कोर अपना आप अटेन कर पाओ, क्योंकि ये वो चीज़ होती है, बस आपको कोडिंग सॉल्व करनी है। बाकी जो बचा डायरेक्शन हो गया, ब्लड हो गया, सिलोगिज्म हो गया, बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल वाला होता है। आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। बस इसमें अब इन बचे हुए दिनों में जितनी हो सके इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कहाँ से होगी? प्रीवियस ईयर पेपर्स से होगी। ये बात रही मिसलेनियस की। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पजल्स हों चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो। मैं तो दोनों को एक ही कैटेगरी में कंसिडर करता हूँ, मैं दोनों को पजल्स ही कहता हूँ। आपके मेंस में करीब करीब 4 से 5 पजल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इतना टाइम नहीं हो पाता कि आप 5 की 5 पजल कर लो, इसलिए मैंने बोला कि पहले ये वाला मटेरियल करो जो आपको आराम से 10-15 नंबर दिलवा देता है। ठीक है, उसके बाद इन 5 पजल्स को देखो, जौन सी पजल आपको ईजी लग रही है उसको अटेम्प्ट करो, और मान के चलो कि मेंस में आप केवल 1 से 2 ही पजल अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको कंप्यूटर और इंग्लिश को भी अटेम्प्ट करना है, अगर छोड़ के आना है, कट ऑफ क्लियर नहीं करनी, फिर तो 5 पजल कर लेना। ठीक है, मुझे अपना याद है मैं केवल आरआरबी पीओ मेंस में केवल 1 ही पजल करके आया था, और बाकी सब मैंने मिसलेनियस से करा था। मुझे याद है जब मैं दूसरी पजल को अटेम्प्ट करने गया था तो मुझे अराउंड 2 से 3 मिनट लग गए थे, वो मुझसे सॉल्व नहीं हुई थी, तो मैंने उसको क्रॉस करके मैं सीधा आगे बढ़ गया था। ये बात रही आपकी रीजनिंग की। फिर बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स को डर लगता है कि हमें तो लॉजिकल रीजनिंग आती ही नहीं है, स्टेटमेंट अजम्पशन या आपके जितने भी 4-5 टाइप्स की लॉजिकल रीजनिंग होती हैं, इनको ज़रूर और ज़रूर अटेम्प्ट करके आना चाहिए। इसमें देखो रिस्क रहता है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रही है ना आपने 0 और 1, तो इसमें रिस्क रहता है कि आप या तो आपका सही होगा या गलत होगा, क्योंकि इतने ऑप्शंस में से आप एलिमिनेट करके पहुंच जाते हो कि हाँ कि ये सही है ये गलत है, लेकिन इसमें रिस्क लेना चाहिए। ये रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव ही लेना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना। मेरा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है ये वाला रिस्क, मेरे तो हमेशा इससे मार्क्स बूस्ट हुए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, किसी भी फैकल्टी के, मुझे याद है पुनीत शर्मा सर के देख के गया था कुछ लेक्चर्स, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग में, इनकी एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले बस आप ये समझ लो कि किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या लॉजिकल रीजनिंग लगानी होती है। ठीक है, और इतने मुश्किल नहीं होते, ये डुएबल होते हैं, रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, ये रीजनिंग की बात रही। स्ट्रैटेजी यही है, पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट करना है, फिर आपको पजल्स अटेम्प्ट करनी है। बात रही टाइम फ्रेम की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। यहाँ भी कुछ आपको रीजनिंग दिख रही है, इसमें कुछ और देख लेते हैं जो उसमें नहीं था, वो ही है ज़्यादातर। ठीक है, बात आ जाती है न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। देखो इसमें भी मोस्टली आपको प्रीलिम्स वाला ही दिख रहा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी में इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है। देखो, एक तो जितनी हो सके रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, मेंस वाली अप्रॉक्सीमेशन 5 मार्क्स की ज़्यादातर आरआरबी पीओ मेंस में पूछी जाती है, और आपको पेपर के लास्ट में देखने को मिलते हैं 5 क्वेश्चन लास्ट में होंगे, बिल्कुल सेक्शन के लास्ट में 5 क्वेश्चन चिपके हुए मिलेंगे अप्रॉक्सीमेशन के। ठीक है, उसके बाद बात आती है डीआई की। अब जो डीआई आरआरबी पूछता है ना, वो आपसे 3 से 4 डीआई पूछता है, और वो तीनों चारों डीआई बिल्कुल डुएबल होती हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान के चलो, एक उसने आपको पाई चार्ट दे दिया, एक उसने आपको यू कैन से बार ग्राफ दे दिया। ठीक है, ये आपको देखने में बहुत इजी लगेगा कि अच्छा इसमें तो स्टूडेंट्स हैं, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का कुछ रेशियो दे रखा है, कुछ परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, और आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है, बट जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखते ही डर लग जाएगा, बट जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, आप देखोगे आपने ये सॉल्व किया, एक आंसर आया, फिर उसके आंसर से आपका ये वाला अगला लाइन सॉल्व हुई, ऐसे करते करते ना एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है, बट स्पीड फास्ट है। तो दीज 3-4 DIs आर वेरी मच डुएबल। ठीक है, जिनको अरिथमेटिक से डर लगता है ना, इन बचे हुए दिनों में एटलीस्ट DI की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और ये एक अपनी अरिथमेटिक वाली DI होती है ना, तो इसमें मान के चलो अरिथमेटिक वाली DI नहीं आती। मैं चारों DI अटेम्प्ट करके आया था
लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मेंस में, और मुझे याद नहीं है कि उसमें कोई अरिथमेटिक वाली थी। सब यही थी, आपको परसेंटेज, रेशियो और यही सब करना होता है बस, ठीक है। तो डीआई इजी रहती है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद बात आती है आपकी अरिथमेटिक की, कि अरिथमेटिक में क्या करना है। मैं हमेशा से कहता हूँ केवल दो चीज़ हैं जो करनी है अरिथमेटिक में। वन इज़ डेटा सफिशिएंसी, सेकेंड इज़ क्वांटिटी कंपैरिजन। ये ऐसे टॉपिक हैं आपको हर एग्ज़ाम, हर पीओ मेंस में देखने को मिलेंगे, चाहे पीओ मेंस हो चाहे क्लर्क मेंस हो, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में आपको अगर अभी तक नहीं पता है क्या करना होता है तो मैं समझाता हूँ। देखो, क्वांटिटी कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा। बस आपको ये बताना है कि ये x की वैल्यू y से छोटी है कि बड़ी है या बराबर है, ये करना है। और ये जो दोनों क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अरिथमेटिक के बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो आपसे एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, तो इसलिए ये थोड़े इजी रहते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और दूसरी स्टेटमेंट में आपको सीधा आंसर ही दे रखा होता है। आपको बस ये बताना होता है कि x इज़ लेस देन y। ये बात हो गई क्वांटिटी कंपैरिजन की। अब देखो, हम कहाँ पर थे, हम थे डेटा सफिशिएंसी पे। एक सेकेंड यार, हाँ, तो हम थे डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको उसका आंसर निकालना है और आपको 3 ऑप्शंस दे रखे होंगे, 3 या 4। आपको ये बताना है कौन से ऑप्शन की हेल्प से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3। मतलब आपको बस थोड़ा एनालाइज करना होता है कि किन दो ऑप्शंस की हेल्प से आपका आंसर निकल जाएगा। अब बताता हूँ मैं इसमें गेम क्या होता है। देखो, गेम ये होता है, पता है, इसमें आपको ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ता है। ऑप्शंस में आपको दे रखा होगा कि आप 1 एंड 3 की हेल्प से इस आंसर को निकाल सकते हो, तो आप केवल 1 और 3 को चेक करो। मतलब आपको इन दोनों क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस की हेल्प से आगे जाना होता है। तो ये वो टॉपिक हैं डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन। जिनको भी क्वांट से डर लगता है ना कि मुझे अरिथमेटिक नहीं आती, ये टॉपिक्स उन्हीं के लिए हैं। और इन टॉपिक्स को मैं हमेशा मेंस में अटेम्प्ट करके आता था डीआई करने के बाद, और जो मिसलेनियस पोर्शन होता है आपका नंबर सीरीज़ या फिर अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद मैं इनको अटेम्प्ट किया करता था। तो ये बात रही आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मैंने आपको शॉर्ट में ये बता दिया कि किस तरीके से आपको रीजनिंग और क्वांट्स को इन बचे हुए दिनों में करना है। बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो, कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम नहीं देना। आप एक दिन में अगर 1 से 1.5 घंटा भी कंप्यूटर पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। आप पढ़ना कहाँ से है, मैंने पढ़ा था, आप यूट्यूब पे जाओगे, काफ़ी सारी टीचर्स हैं, काफ़ी सारे फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने ना MCQ वाली वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। एक वीडियो में आपको अराउंड 100-150 MCQ मिल जाएंगे। इतना कर लो, काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में आया था, वो कौन से डिवाइस है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ऑप्शन में बस एक ही काम का ऑप्शन दिख रहा था, एंड दैट वाज पेन ड्राइव। ऐसे टुच्चे सवाल भी कंप्यूटर में पूछते हैं, ठीक है। और एक आपके बाइनरी नंबर करके कुछ होता है, मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कंप्यूटर में। इसमें आपको कुछ कन्वर्जन वगैरह करने होते हैं, ऑक्टा नंबर शायद, कुछ ऐसा होता है। तो ये करके जाना, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है। बाइनरी टू डेसिमल, इस टाइप से कुछ होता है, डेसिमल टू बाइनरी, ये 3-4 चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, आप इनको देख लेना। बाकी कंप्यूटर उतनी खतरनाक नहीं है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको बस 10 ही मिनट देने हैं इस कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है। 10 मिनट में सारे क्वेश्चंस को देखो, फटाफट टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाओ, जितनी वीडियो देख सकते हो देख लो, ठीक है। MCQs आपको बस एक बार देखना है कि हाँ इसका ये आंसर है, काम चल जाएगा। कंप्यूटर में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो, बात आती है आपकी इंग्लिश की और हिंदी की। हिंदी मैं बोलूँगा वो ही अटेम्प्ट करें जिनका हिंदी मीडियम है। ये सोच के ना करें कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो हिंदी बोलता हूँ, हिंदी अच्छी होगी। हिंदी खतरनाक आती है RRB PO मेंस में, या हम क्लर्क मेंस की बात करें।
इंग्लिश पे मैं एक सेपरेट वीडियो अभी बना के अपलोड करूँगा कि इंग्लिश में आपको इन बचे हुए दिनों में क्या करना है। और इंग्लिश यार डुएबल आती है, बट मैं बताऊँगा आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है इन बचे हुए दिनों में, ठीक है। और मैं आपकी करंट अफेयर्स को लेके भी एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लियरिंग द ओवरऑल कट ऑफ, जिसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यू विल फाइंड अ सेपरेट वीडियो फॉर इंग्लिश एंड अ सेपरेट वीडियो फॉर करंट अफेयर्स टुडे ओनली. So this is all from my side regarding the you can say last 10 to 12 days strategy for your RRB PO mains and RRB clerk mains.